Hello और yes, this is डॉक्टर संतोष from मानस ऊर्जा आयुर्वेद। आज हम अपनी टेस्ट के एनालिसिस की बात करेंगे, जो टेस्ट अपने आयुर्वेदा के बेसिक्स पे हुई थी, है ना। मतलब आयुर्वेदा के बेसिक्स पे जो टेस्ट हुई थी उसके रिगार्डिंग एनालिसिस की बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो कौन सा सवाल किस प्रकार से डील करना चाहिए था, या ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी होगा कि ये सवाल अगर आए तो किस प्रकार से ऑप्शंस को डिलीट करें, एलिमिनेट करें, ताकि हम आंसर तक पहुंच जाए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानना भी जरूरी होगा, ताकि आपको अगर सवाल पता भी नहीं हो तब भी आप कुछ ना कुछ आंसर या ऑप्शंस डिलीट करके आंसर तक पहुंचाने के, सही आंसर तक जाने के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो ऐसी क्या चीजें हैं वो भी इस लेक्चर में होगा। ठीक है, तो एक एक सवाल हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखो कि काकनक महाकुष्ठ में कौन सा दोष प्राधान्य होता है। ये चरक के अकॉर्डिंग हमने दिया था, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो चरक निदान स्थान 5वां अध्याय और चरक चिकित्सा स्थान 7वां अध्याय, इसमें कुष्ठ की बात आई है। तो इसमें जो काकनक है ये महाकुष्ठ है, ये तो सवाल हुआ। अब इसमें दोष प्राधान्य दिया जाता है, ठीक है, दोष प्राधान्य। देखो सिंगल वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये काकनक इसलिए दिया गया है क्योंकि ये महाकुष्ठ में भी डेंजर है, इसलिए त्रिदोष होता है ना? इसमें दोष इन्वॉल्व, त्रिदोष होते हैं। याद रखने के लिए अच्छे इस तरह से रखो कि जो काकनक होता है ना, काकनक मतलब जो कंगन टाइप में है ना, उसका स्वरूप होता है। तो उसी के टाइप में जो स्त्रियां या महिलाएं पहनती है तो कलरफुल पहनती है ना, अलग अलग कलर्स के। तो काकनक से हम ये भी याद रखेंगे कि उसमें त्रिदोष होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर। स्टिक हम क्या लगाएंगे कि स्त्रियों में जो जिस प्रकार से काकनक या कंगन होते हैं उस प्रकार से। ओके, आगे देखते हैं कि दूसरा सवाल है कि वसा एवं मज्जा का अनुपान क्या है। अब इसमें देखो कि वसा एवं मज्जा, इनका अनुपान आपको पता होगा कि 4 प्रकार के महास्नेह कहे गए, मतलब महास्नेह 4 प्रकार के हैं। तो उसमें सर्पी, मज्जा, वसा और तेल, सर्पी, मज्जा, वसा, तेल, उसमें से वसा और मज्जा इनका जो अनुपान है चरक के अकॉर्डिंगली वो है मंड। ठीक है, यूष जो होता है वो तैल का होता है। और खासकर ये जो सभी है ना महास्नेह, इनका अनुपान उष्णोदक, ये सबसे बेस्ट वाला अनुपान बताया गया है चरक, ठीक है ना। उष्णोदक ये सबसे बेस्ट वाला अनुपान होगा। अनुपान मतलब कि ये स्नेह लेने के बाद क्या लेना चाहिए, तो उसे अनुपान कहते हैं। तो ये सभी स्नेहों का उष्णोदक है। पर्टिकुलर पूछा जाएगा वसा और मज्जा का, इसका मंड है। पर्टिकुलर अगर तैल पूछा जाए तो उसका होगा यूष। चीजें क्लियर। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि इसने गलती नहीं की होगी किसी ने। अगर गलती की है तो थोड़ा सा पढ़ने की और जरूरत पड़ेगी। ऊपर का अब ये सवाल जो है वो बहुत इजी था कि चरक संहिता में कुल कितने अध्याय है। देखो अध्याय है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने 8 लिए हैं, ये 8 स्थानों की बात है। ठीक है, अध्यायों की अगर बात करें तो ये 120 अध्याय है, ये याद रख लेना। ये जो है 186 ये सुश्रुत संहिता का चीज है ना, सुश्रुत संहिता। और ये 103 है वो हारित संहिता के अध्याय है। ठीक है, तो अध्यायों का अगर कुल अध्याय इस तरह से पूछा जाए तो आप लोगों को ये चरक संहिता का तो कम से कम याद रखना है, वो है 120। ये अध्यायों की बात है और ये स्थानों की बात है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे है लघुत्रयी में कौन सी संहिता नहीं आती है। लघुत्रयी में हमने ट्रिक बनाई थी कि लघुत्रयी में आते हैं BMS, है ना, BAMS है अपना है, तो उसमें से A हटा दो केवल, BMS। B मतलब कि भाव प्रकाश, M मतलब माधव निदान और S मतलब शारंगधर। ये तीनों कुल मिला के कहा जाता है लघुत्रयी। तो इसमें नहीं कौन सा आता, भैषज रत्नावली। ठीक है, ये भी है। यहाँ पर भी थोड़ी सी ट्रिक लगाया करो। हो सकता है इजी सवाल भी आपने गलत किए हो, लेकिन अगर ट्रिक लगाते हो तो चीजें आसान हो जाती है। स्तन्य एवं आर्तव, आर्तव को रज भी कहा जाता है, तो ये उपधातु है किसके। देखो ये चरक के अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है। ठीक है, जब आपको शारंगधर का पूछा जाएगा तो वो अलग आंसर होगा, लेकिन हमें याद रखना है चरक का। तो चरक के रस धातु जो होता है उसकी उपधातु ये 2 है, स्तन्य एवं आर्तव। आर्तव को कई जगह पे आपको रज भी कहा जाता है, तो रज भी सही है। तो लेकिन ये शब्द संहिता में होने की वजह से आपको यही याद रखने, रस धातु मतलब जो पहला धातु है उसके 2 उपधातु है, स्तन्य एवं आर्तव। ये किसके अकॉर्डिंगली बात हो रही है, चरक जी के अकॉर्डिंगली। इसको अच्छे से पकड़ो, जो ब्रैकेट में दे जाता है ना ये बहुत मायने रखता है। आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि जो ब्रैकेट होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक अग्र पूछा गया था कि स्थैर्य कर में सबसे श्रेष्ठ क्या है। स्थैर्य कर मतलब स्थिरता देने में क्या सबसे श्रेष्ठ है, तो उसमें है व्यायाम। जो चरक सूत्र स्थान का जो 25वां अध्याय है उसमें अग्र संग्रह की बात आई है, तो उसमें स्थिरता प्रदान करने में व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है। स्थिरता किसको, शरीर को भी मिलती है और मन को भी मिलती है, दोनों के लिए। ठीक, स्नान का अग्र क्या होता है, स्नानम श्रम हराणाम। ठीक है, श्रम जो होता है उसको हरण करने में वो अग्र है।
उसी प्रकार से श्रम हराणाम और भी है, वो है सूरा, सूरा श्रम हराणाम। तो स्नान का श्रम हराणाम भी है और सूरा भी श्रम हराणाम है। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि श्रम हराणाम में क्या श्रेष्ठ है, तो आंसर सूरा भी होगा, स्नान भी होगा। ठीक है। हरित की पथ्यानाम, ये इसका अग्र है, अभ्यंग का कोई अग्र नहीं है। ठीक है। लेकिन व्यायाम का भी यहाँ पे याद रख लो, स्थिरता प्रदान करने में व्यायामो स्थैर्य कराणाम श्रेष्ठ। ओके ओके। अगर ये सवाल पूछने की संभावना होती है, छोटे छोटे होते हैं तो इजी होते हैं वो याद रखने के लिए भी। रक्तज गुल्म की चिकित्सा क्या करनी है, देखो ये चरक के अकॉर्डिंगली पूछा गया है। गुल्म है एक प्रकार का, रक्तज टाइप है उसका। गुल्म के 5 प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सानिपातिक और रक्तज। तो रक्तज अलग है, इस वजह से रक्तज की ही पूछी जा रही है। गुल्म की सबसे बेस्ट चिकित्सा अगर कोई होती है तो वो बस्ती है, ये अभी आपको पता है। ठीक है। लेकिन रक्तज गुल्म में ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन कब करनी चाहिए ये सवाल पूछा गया है। तो 10वें मास के बाद, है ना। वहां पे ऐसा दिया है कि 10वें व्यतीते, मतलब व्यतीते मतलब कि व्यतीत होने के बाद। बहुत से लोगों ने 10वें मास में दिया है, क्योंकि श्लोक में 10वें शब्द आता है 10 में, है ना। लेकिन वहां पे 10वें व्यतीते, व्यतीते मतलब होने के बाद। तो 10वें मास के बाद, 10th कंप्लीट होने के बाद करनी है रक्तज गुल्म की चिकित्सा। ठीक है ना। रक्तज गुल्म और गर्भ, इनके कुछ लक्षण जो होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, तो वो भी आप लोगों को देखने होंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए याद रखो कि रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10वें मास के बाद, 10th मास व्यतीत होने के बाद करनी है, चरक के अकॉर्डिंगली। ओके ठीक है। गुल्म के 5 प्रकार आपको याद रहे होंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल ये उसका वर्ल्ड हेल्थ डे। 1 जुलाई, ना, ये आपको पता होगा कि 1 जुलाई डॉक्टर्स डे कहा जाता है। 5 जून को आपको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। 14 मार्च को आई थिंक ये देख लो, ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग है। देखो यहाँ पे 20, 21, 22 और 23 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है ना। 21, 22, 23 और ये 20 और ये 24 मार्च वाले जो है ना, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं डेज। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, जैसे कि आगे जाके आप मलेरिया भी देखोगे, तो इंपॉर्टेंट वाले जो डिसीज होंगे ना, तो उनके डिसीज के जो डेज होते हैं वो अगर आप याद रखते हो तो बेटर होगा, क्योंकि एक सवाल आने की संभावना होती है। क्योंकि अगर पूछना ही है ऐसे डेज पे तो डिसीज पे वो पूछेंगे। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे तो सबको पता ही होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी भी याद रखने हैं। ठीक है। ये केवल उसी लिए दिया जाता था ये सवाल, कि आप लोगों को उसका महत्व पता चले कि डेज इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोटीन, देखो ये सभी लोगों का सही आया है, अच्छी बात है ये। 1 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंगली है, 1 ग्राम यानी 1 ग्राम पर केजी। किसकी रिक्वायरमेंट है ये, प्रोटीन की। उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा फैट की भी देखनी है, और उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की भी देखनी है। ओके। शस्त्र कर्मों की संख्या, अब यहाँ पे बहुत ट्रिकी सवाल था कि शस्त्र कर्म है, यहाँ पे शस्त्र की संख्या नहीं पूछी, कर्मों की संख्या पूछी है सुश्रुत के अकॉर्डिंगली। देखो ये जो 20 है वो शस्त्र की संख्या है, मतलब शस्त्र कितने हैं, शस्त्र की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 20 है। लेकिन शस्त्र कर्म अगर पूछे जाए, छेद्य भेद्य वेद्य वाले, ये तो 8 है ना। छेद्य भेद्य लेख्य वेद्य ऐश्य आहारे विश्रावे सिव्य, ये 8 प्रकार के शस्त्र कर्म है। शस्त्र के जो गुण होते हैं वो 6 है, और 8 जो होते हैं वो शस्त्र के दोष है। यंत्र के गुण 6 है और यंत्र के दोष 12 है ना, ये आपको पता होगा। तो संख्या केवल याद रख लो, पूछी क्या गई है, शस्त्र कर्म पूछा गया है या शस्त्र। 20 ये शस्त्र की संख्या है। ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला ऑप्शन ही ट्रिक करते हैं, क्योंकि वो ट्रिगर हो जाता है उनको, तो वही इंफॉर्मेशन उनको पुश करती है और गलत हो जाता है। उसी प्रकार से देखो, धातुवाद के लिए पारद के संस्कार कितने हैं। पारद के जो संस्कार है उनकी संख्या 8 होती है, जनरली आप ये देखते हो। लेकिन ये किसके लिए है, ये देहवाद के लिए। देहवाद मतलब कि देह के जो डिसीज है उसको कम करने के लिए पारद में औषधि गुणों का उत्थापन करना, इसके लिए संस्कार है ये पारद के 8। और ये जो 18 है उसके आगे 10 होते हैं, वो होते हैं धातुवाद के लिए। धातुवाद मतलब क्या, कि पारद से ऐसे धातुओं का निर्माण करना जैसे कि सोना, है ना, इसे कहा जाएगा धातुवाद। तो देहवाद के लिए 8 है और धातुवाद के लिए 18 है, ये याद रख लेना। पारद के संस्कार इंपॉर्टेंट है। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती कर सकते थे, ट्रिक यहाँ पे ट्रैप दिया जा सकता था क्या, कि मूत्र का अंजलि प्रमाण क्या है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में सुश्रुत लिखता ना, तो इसका आंसर आ जाता इनमें से नहीं, क्योंकि सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण माना ही नहीं। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि दोष धातु मलानाम परिमाणम न विद्यते, उनका अनुमान से उनका आपको जजमेंट लेना है, अनुमान लगा के। कौन कहते हैं, ये सुश्रुत जी। तो ये ब्रैकेट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या पूछा गया। यहाँ चरक और वाग्भट होता तो यही आंसर होता कि मूत्रा का अंजलि प्रमाण 4 अंजलि है।
लेकिन सुश्रुत होता तो उन्होंने प्रमाण माना ही नहीं, ठीक है ना, ये भी एक एमसीक्यू याद रख लो। मूत्र का अंजलि प्रमाण है 4, 5 किसका है, पित्त का है। अब आपको ये भी पता होगा कि मज्जा, मेदो, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्म, शकृत, अश्रुक, मतलब कि मज्जा का 1 है, मेद का 2 है, वसा का 3 है, मूत्र का 4 है, पित्त का 5 है, श्लेष्म यानी कफ का 6 है, शकृत यानी पुरुष का 7 है, अश्रुक मतलब रक्त का 8 है। ये याद रख लो, ठीक है ना, एक ही बार याद रखना है 10 तक। रसो जलम च देहेस्मिन, तो 9 अंजलि रस की है और जल का होता है 10 अंजलि। 2 अंजलि तो स्तन्य से, 2 अंजलि स्तन्य का होता है, और चत्वारो रजशास्त्रीय, 4 अंजलि रज का होता है। ये अंजलि प्रमाण की बात है, ठीक है ना, ये डिटेल्स में आपने देखा होगा, लेकिन नहीं देखा तो अभी याद रख लो कि ऐसे भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए मूत्र पे सवाल था, तो 4 अंजलि इसका प्रमाण है। सुश्रुत ने प्रमाण नहीं माना, ये भी एक सवाल है, ठीक है, ओके। अब मुखम संचार्यते, ये बहुत से लोगों ने गलत किया। सभी लोगों को ना ये गंडूश लगता है कि मुखम संचार्यते मात्रा किसके संदर्भ में आया है। मुख में जो संचारी मात्रा होते हैं ना, उसे कवल कहा जाता है, और जो असंचारी होते हैं ना, उसे गंडूश कहा जाता है। लेकिन हम व्यवहार में गंडूश मतलब कि संचारी मात्रा लेते हैं। तो यही आपको दिखाने के लिए सवाल डाला गया है कि मुखम संचार्यते, यानी कि संचारी होना मुख में, ये कवल की बात है, और असंचारी होना मतलब संचारी न होना, ये गंडूश की बात है, ठीक है ना। ये याद रखने के लिए, इस पे सवाल आए तो आप गलत अभी नहीं करोगे, ठीक है ना, बहुत से लोगों ने गलत किया है, ये आपको नहीं गलत करना है। आगे से ये बहुत इजी सवाल था कि एक ऋतु में कितने मास होते हैं, एक ऋतु में मास कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 2 मास, ठीक है ना। देखो 12 टोटल मास होते हैं, 12 मास, 2 मास का एक ऋतु होता है, तो इसका मतलब है 6 ऋतु हो गए, ठीक है। फिर 2 अयन होते हैं, 2 अयन होते हैं, अयन मतलब कि दक्षिणायन उत्तरायन, तो 6 ऋतु होते हैं, तो इसमें 3 ऋतुओं का एक अयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो अयन मतलब कि 6 ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, ठीक है। और 2 अयन कुल मिला के होंगे एक संवत्सर, संवत्सर मतलब एक साल, ठीक है। देखो 12 मास होते हैं, 2 मास का एक ऋतु होता है, 2 मास का एक ऋतु, तो ऐसे 6, एक साल में कितने हुए, 6 ऋतु हो गए, एक साल में 12 मास हो गए, एक साल में 2 अयन हो गए, ठीक है ना। इस टाइप के आप पूछ सकते हो या याद रख सकते हो, ठीक है। ये एक परिमाण है, मेजरमेंट है ऋतुओं के रिगार्डिंग, आपको पता होना चाहिए। सबसे ट्रिकी सवाल है, मतलब कि बहुत से लोगों ने ये गलत किया है, ये इसमें बहुत बड़ा ट्रैप था। देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये सवाल था, तो इसका सही आंसर है वात संचय। बहुत से लोगों ने इसका A+B लिखा है, मतलब कफ का प्रसर करके लिखा है, पित्त प्रकोप तो होता नहीं, वो शरद में होता है, आपको पता है। लेकिन कफ प्रसर क्यों नहीं है, बहुत से लोगों ने पूछा। देखो यहाँ पे जनरली जब ऋतुएं होती है ना, तो उसमें संचय होना, प्रकोप होना और प्रशम होना, ये चीजें अपने आप होती है ना। चय का होना, प्रकोप का होना और प्रशम होना मतलब कम होना, ये अपने आप होने वाली चीजें हैं। आप कंफ्यूज कहाँ पे कर रहे हो, जो षट क्रिया काल है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। ऋतुओं में जो नेचुरल चीजें है, उसमें चय का होना, प्रकोप का होना और कम हो जाना। प्रशम शब्द है, यहाँ पे मैंने दिया है प्रसर, और यही ट्रैप था। यहाँ पे अगर मैं कफ प्रशम लिखता ना, तो आंसर हो जाता A+B, लेकिन ये कफ प्रसर की चीज हुई है ना, तो इस वजह से ये नहीं है। समझ में आया, ये ट्रैप है। तो प्रशम और प्रसर ये 2 अलग चीजें हैं। जब नेचुरली ऋतु में पूछा जाता है, तो वहां पे प्रशम ही होता है नेचुरली, ठीक है। तो कफ प्रसर ये मैंने ट्रैप के लिए दिया था, और प्रशम ये सवाल होना चाहिए था। तो ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है कि वात का संचय होता है और कफ का प्रशम होता है, म कम होना, प्रसर मतलब कि फैलना, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस वजह से आंसर इसका ए गया, ओके ओके, ठीक है। गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा, अभी उस पर हमने बात की, गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है बहुत से लोगों ने। अभी ऐसे सवाल आएंगे क्या, तो डेफिनेटली आएंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मतलब यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे ऐसा दिया कि 2030 तक ऐसे गोल हमें डेवलपमेंट के गोल अचीव करने हैं जो सस्टेनेबल हो। तो उसमें गुड हेल्थ और वेल बीइंग के रिगार्डिंग आया है, तो SDG उसे 3 में आया है, ठीक है ना। तो उसमें 7 में क्या, 4 में क्या, 11 में क्या, ऐसे हम लोगों को देखने हैं SDG, ठीक है ना। तो SDG हमें याद रखने हैं कि किस किस क्या कहाँ पे क्या क्या चीजें आई है, तो आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि आपने मेडिकल के फील्ड के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग SDG, वो 3 नंबर का SDG उसके रिलेटेड है। फिलहाल के लिए याद रख लो, 3 नंबर का है, और 2030 तक ये अचीव करने के लिए दिए गए हैं। इसके पहले MDG थे, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो 8 थे, ठीक है, ओके।
अभी यहाँ पे एसडीजी टोटल कुल मिला के 17 है, ठीक है ना, 17 याद रख लेना। ओके, इसके बाद सवाल देखो, वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व होता है? वर्ल्ड मलेरिया डे, अभी मैंने कहा ना कि डिसीज के रिगार्डिंग जो डेज है ना वो आपको याद रखने हैं। इसका आंसर है 25 अप्रैल, है ना, 25 अप्रैल डिसीज के रिगार्डिंग डे जो है वो आपको याद रखने। ये जो कमिटीज थी प्राइमरी हेल्थ केयर के या सेंटर्स के रिगार्डिंग, पीएचसी के रिगार्डिंग, मुदलियार कमेटी, भोर कमेटी, ये सबको कमिटीज पता है। इनके ईयर आपको केवल याद रखने हैं। इनका ईयर है, मुदलियार का ईयर है 1962। देखो चाइना युद्ध जब हुआ था ना इंडिया के रिगार्डिंग, तो ये तब याद रख लेंगे, ये मुदलियार कमेटी तब आई थी, ऐसा याद रख लो। चाइना के वर्ल्ड पे मुदलियार, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हमको मुदत ही नहीं थी, सॉरी हमने उनको मुदत नहीं दी थी, डायरेक्ट अटैक किया था, ऐसा मानकर चलो, इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन युद्ध हुआ था, ये सही है, ठीक है ना, ट्रिक लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद है ये एक श्लोक है, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं क्या? तो यस, ऐसे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला है। शुद्ध मांस से या स्नेहा सा डैश डैश कीर्तिता, शुद्ध मांस का जो स्नेह भाग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वसा कहते हैं, है ना, वसा। अब हमने देखा था ना वसा, मज्जा, मेदो, वसा, मूत्र, तो ये वसा जो है वो 3 अंजलि होती है, 3 अंजलि, वज्जा, मज्जा, मेदो, मेद मतलब 2 अंजलि, ठीक है ना। ओके, तो शुद्ध मांस का स्नेह क्या कहलाता है? बहुत से लोगों ने मेद लिखा है, वो आंसर नहीं है, ठीक है ना। शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है वो वसा है, यही आपको दिखाने के लिए सवाल था, ठीक है। याद रखने के लिए कोई इशू नहीं। देखो आपने गलती की चलेगा, लेकिन अब आपको समझ में जब आया है ना कि इसका आंसर ये होता है, तो गलती नहीं करनी है, ठीक। चरक संहिता के कौन से स्थान को दिव्य स्थान कहा जाता है? देखो दिव्य स्थान के लिए है सिद्धि स्थान। हम बोलते हैं ना कि जो जिनको दिव्य सिद्धि प्राप्त होती है उनमें दिव्य शक्तियां होती है, यही ट्रिक लगा दो। जिनको सिद्धियां प्राप्त होती है उनको मतलब कि दिव्य शक्ति उनमें आ जाती है, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है। सूत्र स्थान के लिए श्लोक स्थान कहा जाता है, ठीक है ना। कल्प स्थान के लिए विकल्प स्थान कहा जाता है। चिकित्सा स्थान तो एक रहस्य है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि चिकित्सा स्थान में सबसे, चरक संहिता का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा होगा? तो चिकित्सा स्थान है। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये कि तोता के लिए अगर पिंजरा आता है तो मानव के लिए क्या? यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने गलती की है, देखो, ठीक है। तोता ये उसका रहने का, नॉर्मल लोगों ने ये घर किया है ना, तोता नॉर्मली घर में नहीं रहता है। ये पिंजरा मतलब कि उसको मतलब पकड़ा गया है ना, उसके लिए कारागृह की तरह है, जिस तरह से मानव को कारागृह, ठीक है। तोता पिंजरे में नॉर्मली नहीं रहता, ठीक है। उस तरह से आपने ये अगर घर किया हो तो आप ये सोच रहे हो कि मानव जिस तरह से घर में रहता है उसी प्रकार से तोता पिंजरे में रहता होगा, लेकिन पिंजरा मतलब कि उसके लिए एक कारावास है ना, जेल है। तो यहाँ पे गलतियां मत करो, क्योंकि ये एप्टीट्यूड वाला बेसिक सवाल है, ठीक। अब यहाँ पे एक आगे एक सवाल इंपॉर्टेंट वाला था, इस पे चर्चा भी हुई है कि अगर 1 जनवरी 2023 को गुरुवार होता है तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? देखो अभी एक सिंपल ट्रिक याद रख लो कि 2024 अगर ये होता तो ये लीप ईयर है, ठीक है ना। दो मतलब कि चार से जिसे डिवाइड, 4 से जो डिवाइड हो उसे लीप ईयर कहेंगे। तो लीप ईयर छोड़ के जो बाकी ईयर होते हैं, जैसे कि 2021, 22, 23 वगैरह वगैरह, ठीक है, 19, 17, ये लीप ईयर नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का एंड होता है। तो ये देखो पहला दिन है, ये एंड डे, तो जो डे स्टार्ट होता है वही डे एंड होता है, तो इसका आंसर गुरुवार होगा। दूसरा इसका मीनिंग क्या होगा कि एक लीप ईयर जब नहीं होता है तब पहले अगर 2023 में 1 जनवरी को 23 होता तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा होता? तो इसके आगे का होता, तो वहां पे शुक्र होता, ठीक है। तो कोई भी एक चीज याद रख लो कि दिन की शुरुआत जिस वार से होती है वही एंड होता है, लीप ईयर अगर नहीं होता है तो। अगर लीप ईयर होता है तो एक आप बढ़ा सकते हो उसमें, तो इसका सीधा आंसर होगा गुरुवार। चीजें क्लियर? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे विपाक की बात है। लवण रस का विपाक क्या है? ये बहुत से लोगों ने गलत किया है यहाँ पे। देखो विपाक 3 प्रकार का होता है, ठीक है। मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक के लिए मधुर रस और लवण रस होता है, अम्ल के लिए अम्ल होता है, और तिक्त कटु कषाय के लिए कटु विपाक होता है। तो यहाँ पे लवण के लिए मधुर है, ये भूलना नहीं है, बहुत से लोगों ने गलत किया, अभी मत भूलो। विपाक 3 ही प्रकार का है। जो 6 रस है उसमें से 3 तो आपको पता चलेंगे, जो वात को बढ़ाने वाले हैं, तिक्त कटु कषाय, उसका कटु विपाक होता है। अम्ल का अम्ल है, मधुर और लवण के लिए मधुर विपाक है। ओके, अभी भूलेंगे नहीं, ठीक। अब रोगस्तु दोष वैषम्यम, ये व्याख्या किसने दी है? रोगस्तु दोष वैषम्यम, तो ये वाग्भट ने दी है। ठीक है, ऐसे लगाओ कि वाग्भट हमारे काल के हैं और हम लोगों में बहुत से दोष होते हैं, तो रोग की डेफिनेशन के लिए उन्होंने दोषों में विषमता माना। चरक जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि धातु विषमता, मतलब कि धातु में अगर वैषम्य होता है तो ये रोग कहलाएगा, ये चरक जी कहते हैं।
और वाग्भट के लिए है दोष वैषम्य, ये इंपॉर्टेंट है। वाग्भट के लिए दोष